हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग की जो तैयारी चल रही है वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की चल रही है। उसमें जो जीके जीएस का जो सेट चल रहा था उसका जो सेट 6 है वो आज मैं लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कई दिनों बाद ये सेट आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि जो कैसे सेट क्वेश्चंस इसमें हैं। इससे पहले मैंने 6 सेट जो छठा सेट है इससे पहले मैंने 5 सेट अपलोड कर दिए हैं। वो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उनको पहले देख लें, उसके बाद ही आप छठे सेट पे आएँ। ये जो सेट है वो बाइलिंगुअल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्र देखते हैं, इस कारण से मैंने इसे बाइलिंगुअल रखा है। इसमें 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनेगी। तो यदि आपको वीडियो देखने के बाद हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हों पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकें। जो हमारी तैयारी चल रही है प्री और मेंस दोनों एक साथ चलती है, इस कारण से जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ मेंस के लिए, मेंस राइटिंग के लिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ये जो हमारी तैयारी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं ये आपने देख ही लिया होगा। वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन से चल रही है। तो हमारा जो जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन है उनको हम आज देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये उसी सिलेबस को मैंने इस तरह से लिख दिया है और इसी के जो डिज़ाइन पे मैंने अपने क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। ये जो क्वेश्चंस के जो रेशियो है वो इस तरह से हैं, ठीक है। और जो करंट में ये टॉपिक है तो इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उससे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो जितेंद्र सिंह हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, ठीक है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जो कि एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया है वहीं पे, एग्रीटेक फूड बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट में बनाया है। तो वो कहाँ पे बनाया है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो वो मोहाली में बनाया गया है और मोहाली पंजाब में है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? मोहाली, ठीक है। तो पंजाब में मोहाली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बहुत भूमिका निभाते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के लिए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सशस्त्र बल में पूर्व सैनिक दिवस मतलब वेटरन डे, ठीक है, वेटरन डे कब मनाया जाता है ये पूछा है। तो वेटरन डे 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, वेटरन डे 14 जनवरी को मनाया जाता है। जो जनरल करियप्पा थे वो 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, इस कारण से 14 जनवरी को वेटरन डे मनाया जाता है। और जो 15 जनवरी है वो आर्मी डे मनाया जाता है। इस दिन जो जनरल करियप्पा थे, ठीक है, उनके जो जन्मदिन है इस कारण से 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो हाल ही में जो अमित शाह हैं, ठीक है, अमित शाह ने मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक स्टैचू है जो कि 120 फीट टॉल है, जो कि पोलो खेलते हुए एक खिलाड़ी है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है, वो कहाँ पे उद्घाटन किया है इसका, कौन से राज्य में, ये पूछा जा रहा है। तो वो मणिपुर में किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है वो है कि रिसेंटली जो न्यूयॉर्क फिल्म सिटी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल जो क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 हुआ है, वो उसमें किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ये पूछा जा रहा है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 वो किसे मिला है। तो वो एस राजामौली को मिला है, जो आर मूवी जो बनाई है वो इन्होंने बनाई है। और आर मूवी जो नाटू नाटू गाना है उसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखें। और जो बाहुबली है वो भी एस राजामौली ने ही बनाया था। जो आर है उसमें जो फ्रीडम फाइटर जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू उन पे बेस्ड है, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू पे बेस्ड है।
नेक्स्ट सवाल है कि जो हाल ही में 17वां संस्करण हुआ प्रवासी भारतीय दिवस का, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का 17वां संस्करण हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है, ठीक है, तो वो इंदौर में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, इंदौर में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन बात यहाँ पे है कि जिसका थीम क्या था, तो इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है। अमृत महोत्सव आप जानते हैं, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट कौन थे, तो रिपब्लिक ऑफ गियोना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और यहाँ पे सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे, जो कि स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इन बातों को। हाल ही में एक किताब रिलीज हुई रिवोशनलरीज, ठीक है, द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज। तो ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो वो संजीव सन्याल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जो कि पहला जो प्लेलिस्ट है वो पटना हाईकोर्ट मेंस से नाम से प्लेलिस्ट है, और दूसरा जो प्लेलिस्ट है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट प्री से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो इन प्लेलिस्टों को आप चेक करेंगे तो आपकी पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट है उनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्री से रिलेटेड कंटेंट और इसमें मेंस से रिलेटेड कंटेंट दोनों साथ में चलते रहते हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें जाके। हमारा चैनल आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड है, चाहे वो मेंस हो या प्री हो। आपको प्रिसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग किस तरह से लिखनी चाहिए, ये सारे वीडियोस हमारे जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कई सारे प्रीवियस ईयर जो कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के द्वारा एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आपको मिल जाएंगे, जो कि या तो वो 2020 में लिया गया हो, 2021 में लिया गया हो, 22 हो, या फिर 2023 में लिया गया हो। ये सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। यदि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है कि जब सभापति और उपसभापति, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों अनप्रेजेंट हो, ठीक है, एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो वो सदन जो होते हैं, जो पार्लियामेंट हाउस जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रेसिडेंट उसकी कौन करता है। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार है, तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। जो उपस्थित सदस्य होते हैं, जो प्रेजेंट सदस्य हो, उनमें जो सामान्यतः वरिष्ठ होते हैं उनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है लोगों के द्वारा, जितने भी प्रेजेंट मेंबर उसमें उपस्थित होते हैं। चूँकि कई लोगों का कमेंट आया था कि जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, जो पीछे के वीडियोज़ हैं वो लगभग 50 मिनट के चले गए हैं, इस कारण से मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण 25 से 30 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म करूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो वो प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी। जो प्रेसिडेंट है वो और कई सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कि कैग का हो गया, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, फिर राज्यों का राज्यपाल हो गया, दिल्ली एंड पांडिचेरी के उपराज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो प्रशासक होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि जो उनका जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो शपथ होता है, मुख्य न्यायाधीश, उनको राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। जो चुनाव आयोग होता है, जो कि 324 से 329 तक वर्णन है, उनका भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। और जो भाषा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद यूपीएससी के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो SC ST आयोग के सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के कई अधिकार होते हैं, जैसे प्रशासनिक शक्ति, सैनिक शक्ति। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना का प्रधान होता है, वैसे ही विदेश के संबंध में उसकी शक्तियाँ होती है, उसी तरह से उनकी नियुक्ति शक्तियाँ हैं, जिसके तहत इन सारे नियुक्तियों को राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान में की गई है, तो आर्टिकल 76 याद रखें। इसी तरह से जो राज्य होता है उसमें महाधिवक्ता होता है, ठीक है,
उसमें महाधिवक्ता होता है, उसको कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल 165 में बताया गया है। ये भी याद रखें, दोनों के यदि जोड़ के रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो 76 और 165 आप याद रखेंगे, ये सेंट्रल में और ये 165 स्टेट में, ठीक है। जो महाधिवक्ता होता है उसका कोई टेन्यूर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है, महान्यायवादी, इसका कोई टेन्यूर नहीं होता कि कितने वर्षों तक के लिए इसे नियुक्त किया जाएगा। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति होने की, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, वही इनके क्वालिफिकेशन होती हैं। जो महान्यायवादी होता है उसका कार्य क्या होता है, तो वो सरकार को जो कानूनी मामले में सहायता करता है। यदि कोई केस हो, उसमें एक पक्ष सरकार हो या कोई राज्य हो, तो उनको जो महान्यायवादी है वो डिफेंड करता है सरकार को, ठीक है। महान्यायवादी सरकार को डिफेंड करता है, उनमें उनके कार्यों में विधिक कानूनी सलाह देना सरकार को होता है। ऐसे कर्तव्य को सरकार को पालन करना जिसे राष्ट्रपति उसे सौंपे, तो वो भी महान्यायवादी ही इसे करता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अधिकार हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको बताना जरूरी है। जैसे संसदीय समिति का ये सदस्य बन सकता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें ये भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये याद रखें, वोट नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन भाग ले सकता है। उसके बाद भारत के जितने भी जो न्यायालय हैं उनमें ये सुनवाई के लिए जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं है। हमारा जो सिलेबस है उसमें बिहार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी कारण से मैंने बिहार के भी कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बिहार का है, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, कि जो डिवीज़न कितने बिहार में है, ठीक है। डिवीज़न कितने हैं बिहार में, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका बनेगा, 9 डिवीज़न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जो 9 डिवीज़न है उनको देख लेंगे। जैसे पटना डिवीज़न है, ये जो जितने भी ये क्षेत्र आपको आ रहे हैं, मैं इसे अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, ये पटना डिवीज़न का है, ये आप देख सकते हैं। ये पटना डिवीज़न है जिसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा आता है, ठीक है। उसके बाद जो ये अंडरलाइन मैंने किया है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण टोटा पूरा आ रहा है, इसे बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल, ठीक है, इसे तिरहुत प्रमंडल बोलते हैं। उसके बाद है सारण प्रमंडल, ठीक है। जो सारण प्रमंडल है उसमें गोपालगंज, सिवान और सहरसा आते हैं। गोपाल, सिवान और सारण आते हैं, ठीक है। ये सारण प्रमंडल हो गया। उसके बाद कोसी प्रमंडल, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये कोसी पार्ट है जिसमें से आपको सुपौल आ जाएगा, मधेपुरा आ जाएगा और सहरसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दरभंगा जो है वो दरभंगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसे दरभंगा प्रमंडल कहते हैं। उसके बाद जो पूर्णिया है, इसमें आपको किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मुंगेर प्रमंडल मिलेगा। मुंगेर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे जो पूरा पार्ट बना हुआ है, ये मुंगेर प्रमंडल है जिसमें जमुई, लखीसराय, ये सब, शेखपुरा, ये सब जो बेगूसराय है, ये सब आते हैं। उसके बाद मगध प्रमंडल सबसे प्रमुख जो है वो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा। औरंगाबाद, गया, जो प्राचीन काल से ही जो मगध के नाम से जाना जाता था, तो वो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और जो ये जो पार्ट है वो भागलपुर, बांका है, जिसे भागलपुर प्रमंडल कहा जाता है। तो ये जो 9 प्रमंडल हैं, ये आप इन्हें याद रखेंगे। मैंने मैप के सहारे से कोशिश की है कि आपको आसानी से जो चीज़ें हैं वो समझ में आए और रट्टा ना करना पड़े आपको। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1923-31 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का जो 1931 में सेशन हुआ था, उसकी जो प्रेसिडेंसी किसने की थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा, ठीक है, सरदार पटेल जो उसके प्रेसिडेंट थे। कौन थे? सरदार पटेल। यही 1931 का ही अधिवेशन था जिसमें पहली बार कहा गया था कि जो संविधान है, मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। ये पहली बार यहाँ पे स्वीकार किया गया था कि फंडामेंटल जो राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। यही जो कराची अधिवेशन था, इसमें बोले थे, गांधी जी का एक वक्तव्य है जो फेमस है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। वो इसी जो सेशन था उसमें कहा गया था। और इसी सेशन में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसकी जो उसका भी जो उस पर जो स्वीकार हुआ था, उसे एक्सेप्ट जो किया गया था, वो इसी सेशन में किया गया था। जो पूर्ण स्वराज है उसकी भी घोषणा इसी बार की गई थी, जो 1931
1929 में जो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे जो पूर्ण स्वराज की लाहौर अधिवेशन में घोषणा की थी, वो उसे भी यहाँ पे जो स्वीकार किया गया था, उन पे भी बात की गई थी। ठीक है, जो परिभाषा होती है पूर्ण स्वराज की, ठीक है, उसको यहाँ पे बात की गई थी। और पूर्ण स्वराज को जो स्वीकारा गया था वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में स्वीकारा गया था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो नेक्स्ट सवाल है कि वो जो लॉर्ड बुद्धा थे, उसने सबसे ज़्यादा जो अपना जो भाषण दिया था, अपना जो उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ये ऑप्शन वैशाली आप देख सकते हैं, वैशाली में लास्ट उपदेश दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लास्ट उपदेश कहाँ दिया था, तो वो वैशाली में दिया था। और जो 40 वर्षों तक बुद्ध भगवान ने उपदेश जो कई जगह जाकर दिए थे। जो बुद्ध भगवान का जन्म आप जानते हैं 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और जो लुम्बिनी में जन्म हुआ है इसका पता कहाँ से चलता है, मेरे बताने का मकसद यही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोमन देई अभिलेख, ठीक है, रोमन देई अभिलेख एक है, वहीं से पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था। तो रोमन देई अभिलेख से पता चलता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आप याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जो गुरु थे वो अलार कलाम थे। और कुछ इन्फॉर्मेशंस कई सारे हैं, लेकिन जो वीडियो छोटा रखना है इस कारण से मैं कई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। धीरे धीरे जब वीडियोस आते जाएंगे उस तरह से मैं आगे के इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊँगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अमीर खुसरो जो रिलेटेड थे वो किसके रीजन से रिलेटेड थे? तो वो ऑप्शन जो हमारा है वो अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। जो अमीर खुसरो हैं इन्हें फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है और फादर ऑफ कव्वाली भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, फादर ऑफ कव्वाली भी। और जो अमीर खुसरो का जन्म हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप याद रख लेंगे, पटियाली, पटियाली, ठीक है, नॉट पटियाला, याद रखेंगे। ये दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, पटियाला और पटियाली, तो आपको याद रखना है पटियाली नॉट पटियाला। ठीक है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जो विच न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैज़ बीन कम्प्लीटली बिल्ड बाय इंडिया, ठीक है, स्वदेशी रूप से पूर्णतः कौन सा बना हुआ है? तो वो कलपक्कम बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम, जो कि चेन्नई में है। भारत में जो 8 या 9, ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बनाए गए हैं, जिसमें अभी तक जो 22 रिएक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, 22 रिएक्टर अभी तक लगाए गए हैं। 21वां 22वां जो है वो यहाँ पे लगाया है कुडानकुलम। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी चेन्नई में ही है, कुडानकुलम में लगाया गया है 21वां और 22वां रिएक्टर, जो कि रूस के सहयोग से लगाया गया है। और भारत ने तारापुर जो है, जो कि तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, वहाँ भी एक रिएक्टर है। तो वहाँ पे फ्रांस के सहयोग से सबसे बड़ा जो है वो रिएक्टर लगाएगा भारत। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो बनाने वाला बिजली हो जाएगा वो एनर्जी बनाने वाला वो तारापुर ही बन जाएगा। जो तारापुर है उसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, जो तारापुर स्टेशन है उसकी स्थापना सबसे पहले 1969 में की गई थी। और यहीं पे जो सबसे पहला अपना रिएक्टर है अप्सरा, ठीक है, अप्सरा जो यहाँ पे है वो यहीं पे अप्सरा अवस्थित है, जिसके जो कि किसके सहयोग से बनाया गया था? तो वो यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। और जो रावत भाटा है वो कहाँ है? तो रावत भाटा आपको यहाँ पे मिलेगा, ये राजस्थान में है। जो कुडानकुलम चेन्नई में है, कलपक्कम भी चेन्नई में है। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा यूपी में है। ठीक है, नरौरा यूपी में है, याद रखें। तारापुर महाराष्ट्र में है और जयपुरा भी जो कि महाराष्ट्र में ही है। ये जो फ्रांस के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। उसके बाद कलपक्कम और एक आप कैगा याद रखेंगे, कैगा, कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है। तो ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये याद रखेंगे। जो कलपक्कम है, एक बात यहाँ और, जो आपको यहाँ कलपक्कम लिखा गया है, इसे एक इन्फॉर्मेशन सॉल्व पूछा जाता है कि जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किसे कहा जाता है? तो वो कलपक्कम को ही कहा जाता है। ये भी एक्साइज, ठीक है, एक्साइज का जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा में, उसमें ये पूछा गया था कलपक्कम को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, ओलेरी कल्चर किसको बोलते हैं? तो ओलेरी कल्चर बोलते हैं कि ज़मीन पर फैलने वाली जब सब्जियों की व्यापारिक खेती की जाए, ठीक है, जब व्यापारिक खेती की जाती है ज़मीन में फैलने वाले सब्जियों, जैसे कि कद्दू हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इस तरह से जैसे खीरा, ये सब खीरा ककड़ी जो हो गया, उसकी जब खेती व्यापारिक रूप से की जाए,
ठीक है, तो वो ओलेरिक कल्चर कहा जाता है। मेरी कल्चर किसे कहा जाता है, तो मेरी कल्चर कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मैरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो समुद्री जीव हैं उनका जो उत्पादन किया जाए व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक है, तो वो मेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वी कल्चर, ठीक है, सिल्वी कल्चर किसे कहा जाता है, तो वनों के जब संरक्षण और संवर्धन, ठीक है, रिलेटेड कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट, ये कहा जाता है सिल्वीरी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, सारे करेक्ट हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारा बायोलॉजी से है। यहाँ पे 6 सवाल साइंस से पूछे गए हैं, जिसमें ओमेगा 3 आपसे पूछा जा रहा है कि ओमेगा 3 क्या है। तो ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। ओमेगा 3 एक फैटिक एसिड है जो कि जो हार्ट होता है हमारा, ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, जो इम्यून पावर होता है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। और जो वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो सैचुरेटेड एंड एक अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त होता है, ठीक है। इनको याद रखेंगे और जो चीज़ें होंगी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा बताने की। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ज़ेरोप्थेल्मिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए जब कमी हो जाएगा तो वो ज़ेरोप्थेल्मिया रोग होता है, ठीक है। जो इसके लिए गोल्डन राइस खाया जाता है, ठीक है, एक अलग से चावल बना है जो कि विटामिन ए उसमें ज़्यादा रहता है प्रचुर मात्रा में, उसको गोल्डन राइस बोलते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है वो बिहार दरोगा में पूछा गया है। नेक्स्ट जो सवाल है कि पानी से जो हाइड्रोजन जो अलग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाता है, तो किस प्रोसेस से, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सब्लिमेटिंग सब्सटेंस नहीं है, तो सोडियम सल्फेट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर बनेगा। जो सैम्फर है वो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, नेफ्थलीन होता है। जो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं जब सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाए, ठीक है, सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, तो उसको जो सब्लिमेटिंग या ऊर्ध्वपातक जो पदार्थ है वो कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कि किसी निकाय के एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो द कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि अंदर की ओर खींचते रहता है वस्तु को, उसको क्या बोलते हैं, तो वो उसे सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। और जो बाहर की ओर खींचता है जो कि स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है, ये रियल में नहीं लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो आभासी बल जो होता है वो बाहर की ओर खींचता है, ठीक है। और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो अंदर की ओर खींचता है, और ये रियल फोर्स है, और ये जो है ये इमेजिनरी फोर्स है। ग्रेविटेशन आप जानते हैं और मैकेनिकल फोर्स भी आप जानते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो कि नकारात्मक त्वरण जो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके अपोजिट लगता है, ठीक है, वेग की मतलब वेलोसिटी के, मोमेंटम के, फोर्स के या डिस्टेंस के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बनेगा वेलोसिटी। जो अपोजिट नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उससे सीधा सीधा रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है। रिटार्डेशन आप याद रखेंगे, जो वेलोसिटी है उसके इधर लगता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी के यदि इधर लगे तो वो वेलोसिटी के यदि साथ लगे तो वो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और पीछे लगे तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछ रहा है कि कौन से टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो रूरल एरिया में होता है, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि कोई सेशन है उसमें जॉब मिल रहा है और कुछ समय है उसमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे जो सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये तो होती हैं ग्रामीण में, ठीक है। जो कृषि का जो कुछ सीजन होता है जिसमें जो मजदूर होते हैं उससे काम मिलता है, और जब कृषि जो उसमें जब कोई काम नहीं बचता तो उस समय बेरोजगार बैठना पड़ता है जो मजदूर हैं उनको। तो इस कारण से जो गांव है वहाँ पे जो सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे कहते हैं प्रसन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें वैसे जो जैसे ये खेत है इसमें 5 मजदूर लगते तो वो पूरा काम हो जाता, लेकिन इसमें 8 मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 3 मजदूर हैं इनका काम तो फालतू में जा रहा है,
ऐसा तो बाहर से लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी नेट प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये भी गाँव में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि जो नेशनल इनकम है इसका मतलब क्या होता है। तो इनकम फ्रॉम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नेशनल इनकम कहलाता है। जो नेशनल इनकम है उसके डेफिनेशन को आप देख सकते हैं कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं और देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स इनमें नहीं जोड़ा जाता है, बीच के जो प्रोसेस हुए उनको नहीं जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे आटा आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेड बना, तो आप ब्रेड को जोड़ेंगे ना कि आटा के वैल्यू को फिर से नहीं जोड़ेंगे, ब्रेड को सिर्फ जोड़ के निकल जाएंगे, तो वही नेशनल इनकम कहलाता है। जो नेक्स्ट सवाल है कि वो अधिकांश जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे हानि क्या होगी। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उससे भी हानि होती है। तो उससे हानि होती है कि जो अस्थिर आपूर्ति आपको होगी, फ्लक्चुएट करेंगे आपको आपूर्ति में। जैसे सोलर पावर प्लांट यदि आप लगाते हैं तो उनमें जो अस्थिर आपूर्तियाँ आएगी, जो आपकी जो आपूर्तियाँ हैं वो जैसे विंड आप एनर्जी लगाते हैं तो इसमें जो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आपको कभी कभी इसका जो समस्याएं हैं उनका सामना इनमें करना पड़ेगा। अस्थिर आपूर्ति इसमें होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि पटना हाई कोर्ट जो है वो कब बना था। तो 1916 में बना था, 3 फरवरी। यदि एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहते हैं तो 3 फरवरी को बना था पटना हाई कोर्ट। जो 1977 का एक्ट था, 1977 बोल रहा हूँ, 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत भी एक कलकत्ता में एक कोर्ट बना था, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 1937 में एक संघीय न्यायालय बना था जिसके जो जज थे वो एलिजा इम्पे थे, ये भी आप जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बना था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो पॉपुलेशन, जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो वो सबसे ज़्यादा बिहार में है। यदि यूटी की बात करें, ओवरऑल बात करें तो आप दिल्ली, ठीक है, ओवरऑल दिल्ली है, वैसे यूपी है, बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ये याद रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप याद रखेंगे। हमारा जो 25 क्वेश्चन का सेट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको सेट जो है वो कैसा लगा, आप अपना कमेंट में आंसर ज़रूर दें। ठीक है, जो आपको जो वीडियो है वो क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये सेट जो 6 था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगता हो कंटेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।